हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में। तो उसी के आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले दो वीडियो लेक्चर्स में आप लोगों ने काफी ज्यादा सुना था टीचर सेंटर्ड मेथड्स और लर्निंग सेंटर्ड मेथड्स, बट ये होते क्या हैं इसको एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। टीचर सेंटर टीचर्स टीचर सेंटर्ड मेथड में जो आपके टीचर्स होते हैं वो मेन अथॉरिटी होते हैं। ठीक है। और वही सारी चीजों को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं और जो लेक्चर्स होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग डिलीवर करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, टीचर्स यहाँ पर एक्टिव होते हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो पैसिव होते हैं। ठीक है। फिर बात करें लर्नर सेंट्रल मेथड्स में, यहाँ पर प्राइमरी फोकस हमारे जो भी स्टूडेंट्स बोल लो या लर्नर बोल लो, तो ये लर्नर्स होते हैं। ठीक है। उन्हीं पर मेन फोकस रहता है और चीजें इस तरीके से अरेंज करी जाती हैं कि लर्नर्स को इजीली चीजें समझ में आए और एफर्ट कम लगे। ठीक है। यहाँ पर ट्यूटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं लर्निंग को प्रमोट करने के लिए। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को लर्निंग लर्निंग हो और जो उनका लर्निंग एक्सपीरियंस हो वो काफी अच्छा रहे। तो ये चीज लर्नर सेंटर्ड मेथड में होती है। फिर बात करेंगे कंटेंट फोकस्ड मेथड्स की। यहाँ पर क्या है कि टीचर और लर्नर दोनों को जो भी कोर्स का जो कंटेंट बनाया गया हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग फिट होना पड़ता है। ठीक है। मींस जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है स्टूडेंट्स का वो एटलीस्ट इतना हो कि जो कोर्स का जो कंटेंट बनाया गया है वो उसे इजीली समझ सके और उनके जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसको मीट करता हुआ हो आपका जो कोर्स कंटेंट डिजाइन किया गया। ठीक है। यहाँ पर फोकस किन चीजों पर रहता है, इंफॉर्मेशन और स्किल्स पर। ठीक है। जिनको कई डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के थ्रू समझाया भी जाता है। ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर फोकस किस पर किया जाता है, क्लैरिटी पर। और दूसरी चीज, यहाँ पर जो कंटेंट का एनालिसिस होता है वो बहुत ही केयरफुल तरीके से किया जाता है। क्योंकि आपको अभी पहले बताया था ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कोर्स कंटेंट बनाया गया है, ठीक है, वो ये ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। ठीक है। वो किस तरीके की स्किल्स सीखेंगे। ठीक है। और किस तरीके की नॉलेज उनको प्रोवाइड कराई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स को आप जो है पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की तरह पढ़ा नहीं सकते हो, उस तरीके से नॉलेज आप नहीं उन्हें दे सकते। ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखो। समझ में आ गया। अब इसमें कोई गड़बड़ नहीं करना एग्जाम में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। फिर बात करते हैं हम लोग इंटरैक्टिव पार्टिसिपेशन मेथड की। यहाँ पर इस मेथड में क्या यूज किया जा रहा है, इंटरैक्टिव मेथड बोल सकते हो या फिर पार्टिसिपेटिव मेथड, दोनों में से किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। ये नहीं कि आप मैंने एक बताया तो आप भूल गए और बाद में जब आपसे पूछा गया तो आप फिर कंफ्यूज हो कि मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं था। ठीक है। तो इस मेथड में क्या किया जा रहा है, सिचुएशनल एनालिसिस होता है। आपको कुछ टास्क दिए जाते हैं। ठीक है। उन टास्क को आप कंप्लीट करते हो जो भी आपके पास नॉलेज अवेलेबल होती है। ठीक है। आपको एक सिचुएशन दे दी गई और आप उस सिचुएशन को जो है जो भी उसमें चैलेंजेस होंगे उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे। या तो आपको पहले ही कुछ बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कर दी जाएगी
या फिर आपके पास जो पहले से नॉलेज अवेलेबल है, उस नॉलेज को यूज करते हुए आप जो भी चैलेंजेस हैं या जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको आप सॉल्व कर। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर पार्टिसिपेटिव मेथड है, आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है, पार्टिसिपेटिव मेथड में क्या है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको सिचुएशनल एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है, आपको कुछ सिचुएशंस दे दी गई, आपके पास जो नॉलेज पहले से अवेलेबल थी आपने उसको यूज किया और उसके बाद उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। ठीक है, और जो आपके टीचर्स होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं इस मेथड में, बट आप टीचर्स के कंपैरिजन में ज्यादा एक्टिव रहते हो, क्योंकि फोकस यहाँ पर आपकी स्किल्स को डेवलप करने में किया गया है। ओके, तो मुझे नहीं लगता इसमें मुझे ज्यादा डिटेल में और बताना चाहिए। अब हम आगे कंटिन्यू करें। लेक्चर मेथड बहुत ही कॉमन है। ठीक है, आप सभी लोग इसके बारे में अच्छे से जानते हो। यहाँ पर क्या हो रहा है, लेक्चर मेथड में क्या होता है कि ओरल प्रेजेंटेशन दिया जाता है इंफॉर्मेशन का टीचर्स के थ्रू। ठीक है, मोस्टली आप अभी तक देखते आए हो स्कूल्स में भी इसी तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाता रहा। टीचर्स आते थे, क्लास में लेक्चर देते थे। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो है आपको पास ऑन करी गई वाया ओरल प्रेजेंटेशन, और इवन कॉलेजेस में भी होता है ये। ठीक है, फिर यहाँ पर फोकस किस चीज पर दिया जाता है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर। ठीक है, जिनमें क्या इंक्लूड है, आपका प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट, आइडियाज और जितनी भी थ्योरेटिकल नॉलेज है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की, तो ये सब के सब आपको यहाँ पर शेयर किया जाता है लेक्चर मेथड में। और इसको दूसरे नाम से जाना जाता है चॉक एंड टॉक मेथड। ये ऑल्टरनेटिव नेम कभी भी यूज किया जा सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो। ठीक है, तो लेक्चर मेथड में जो इंस्ट्रक्टर बोल लो या टीचर जो होते हैं आपके, वो एक्सप्लेन करते हैं या जो भी चीजें डिटेल में समझानी होती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है स्टूडेंट्स को, वो शेयर करते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स उन नॉलेज को सुनकर अपने जो भी चीजें जहाँ पे उनको अप्लाई करनी होती है वहां पे फिर वो अप्लाई करते। ठीक है, हम सभी लोग स्कूल्स में भी पढ़ते हुए आए हैं, ग्रेजुएशन भी करते हुए आए हैं, और आगे हो सकता है आप में से कई लोग पोस्ट ग्रेजुएशन आगे जाके करोगे, या फिर जो है कई लोग कर रहे होंगे। तो लेक्चर मेथड हम लोग काफी समय से, ऐसा नहीं कि हम लोगों के लिए नया है, तो काफी समय से हम लोग इसका यूज अच्छे से करते हुए आए हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज है, आप लोगों ने एक चीज और सुनी होगी हिंदी में जिसे बोला गया है श्रव्य। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो जितना भी एंशियंट टाइम में जो टीचिंग दी जाती थी वो लेक्चर्स के ही थ्रू दी जाती थी। तो ये नया नहीं है लेक्चर मेथड हम लोगों के, पुराने टाइम पर भी टीचिंग्स ऐसे ही दी जाती थी। जो टीचर होते थे गुरुकुल में, वो लेक्चर्स देते थे और स्टूडेंट्स उसको सुनते थे। ठीक है, उसके बाद जो है जो भी उन्होंने चीजें सुनी हैं, जो भी लर्निंग गेन करी है, उस पर फिर वो जो है अपना चिंतन और मनन बाद में किया करते थे। ठीक है, तो जो लेक्चर मेथड है, ये ध्यान रखना, जो लेक्चर मेथड है वो टीचर सेंटर्ड है। ठीक है, टीचर सेंटर्ड है, यहाँ पे कहीं लिखा भी होगा। टीचर सेंटर्ड है लेक्चर मेथड। उसके अलावा इंस्ट्रक्टर यहाँ पर बहुत ज्यादा ही एक्टिव होते हैं, क्योंकि मोस्टली जो भी चीजें वो जो भी इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं वो बातों के थ्रू ही पास ऑन कर। अगर आप एक्टिव ही नहीं हो तो आप कैसे जो है इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर पाओ।
दूसरी चीज, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ही इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि पूरा जिस समय लेक्चर चल रहा होता है उस पूरे टाइम स्टूडेंट्स सिर्फ लेक्चर को सुन रहे होते हैं। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में आपको और ज्यादा सिंप्लीफाई करके बताने की जरूरत है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। आप में से कई लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, बट कुछ कॉमन है जो हमने यहाँ पर शेयर करें। पहला एडवांटेज क्या है? ये आपका टाइम बचाता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप हर बार पीपीटी लेके आओ फिर आप चीजों को समझाओ। ठीक है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो टाइम कंज्यूम होता है। पीपीटी आप प्रिपेयर करोगे, उसके बाद आप चीजों को पढ़ाओगे। लेक्चर मेथड में क्या है, आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है। जब उस आपको स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन पूछा तो आपने डायरेक्टली उसे बता दिया। ठीक है, उसके अलावा बेटर सेंटर ओवर कॉन्टैक्ट एंड सीक्वेंस, यहाँ पर काफी अच्छा जो है कंट्रोल होता है बातचीत में। और सीक्वेंस एक ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पर सीक्वेंस गड़बड़ा गया। आप कोई भी चीज बोलोगे ना तो फ्लो में बोलते चले जाओ, सीक्वेंस वाइज बोलोगे आप। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई। उसके अलावा ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को शेयर करने में। ठीक है, और जो भी उस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे या उसके अलावा भी अगर आप कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स शेयर कर रहे हो तो उसमें जो लिसनर्स या स्टूडेंट्स हैं उनका अटेंशन ड्रॉ करने में भी ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है। और पहले भी मैंने कई बार आप लोगों को बता रखा है कि कई बार मैं जानबूझ के चीजें गलत स्पेलिंग लिखूंगा, तो उस पर मत जाना। अगर आपने पकड़ लिया तो वेरी गुड, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे ट्रेन निकल गई और आप सोते रह गए, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्टिव रहना क्लास में। माना ये थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, बट फिर भी कोशिश करो थोड़ा सा एक्टिव। फिर बात करते हैं हम लोग डिसएडवांटेजेस की, क्योंकि हर चीज के अगर एडवांटेजेस हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी हों। ये बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट एक्टिविटीज से रिलेटेड, क्योंकि स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम जब लेक्चर चल रहा होता है या टीचर लेक्चर दे रहे होते हैं तो सिर्फ पैसिव होके स्टूडेंट्स लेक्चर को सुनते हैं। ठीक है, उसके अलावा दूसरा एडवांटेज क्या है, ये बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है कि जो भी लर्निंग हुई है वो कितनी हुई। ठीक है, फिर उसके अलावा कई बार क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स की एबिलिटीज होती हैं, इंटरेस्ट होते हैं, या जो स्टूडेंट्स की समझ होती है, उसका यहाँ पर कई बार ध्यान में नहीं रखा जाता है। ठीक, कई बार आप जो है आगे भी, अब आप लोग भी टीचिंग दोगे तो कई बार ये होगा, आप लोग लेक्चर और जो भी चीजें प्रिपेयर करके जा रहे होंगे, तो जब आप क्लास में टीचिंग दोगे तो कई बार वो स्टूडेंट्स के बाउंस हो सकता है। तो आपको फिर से उसे सिंप्लीफाई करके स्टूडेंट्स को समझाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप तो कुछ और ही एक्सपेक्ट करके गए हो क्लास में। अब फॉर एग्जाम्पल बीपीएड की क्लास में कई स्टूडेंट्स साइंस बैकग्राउंड के आते हैं, कई स्टूडेंट्स आर्ट्स बैकग्राउंड के आते हैं, और कई स्टूडेंट्स आपके कॉमर्स बैकग्राउंड के आते हैं। इसमें भी साइंस बैकग्राउंड में भी फिर दो क्लासिफिकेशन है, एक मैथ्स वाले, एक तो पीसीएम वाले हो गए आपके, और दूसरे हो गए पीसीबी। अब जब क्लास चल रही है यहाँ पे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किनको होती है? बायो वालों को छोड़कर सभी को होती है। जिन स्टूडेंट्स ने बायोलॉजी इंटरमीडिएट में नहीं लिया है था या ग्रेजुएशन में नहीं लिया था, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनको होती है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्लास में।
उनको सिंपल सिंपल टर्म्स भी जो है काफी भयानक लगने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टीचर तो सिंप्लीफाई कर अपने अकॉर्डिंग मतलब चीजों को सिंप्लीफाई करके लेके गए। अब क्लास में उन्होंने पढ़ाया तो फिर भी वो चीजें कई स्टूडेंट्स को बाउंस हो गई, क्योंकि उन्होंने पहले कभी पढ़ाई नहीं। ठीक है, तो अब मुझे नहीं लगता आपको और सिंप्लीफाई करके समझाने की जरूरत है। अब आप समझ गए होंगे कि लेक्चर मेथड में क्या होता है और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप इंडिविजुअल पेस ऑफ लर्निंग को तो भूल ही जाओ। ठीक है, अगर आप ये सोचो कि आप अपने ही पेस में चीजों को समझ पाओगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। 50 स्टूडेंट्स की क्लास में अगर आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी समझोगे, ठीक है, तो अगर हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि 25 भी नहीं, 50 स्टूडेंट्स की क्लास में 42 स्टूडेंट्स हैं बायोलॉजी वाले, बाकी के स्टूडेंट्स आते हैं आपके आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले। ठीक है, तो आपने लेक्चर दिया बायोलॉजी, क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी में बायोलॉजी है, तो अब आपने लेक्चर तो दे दिया। ठीक, अब आर्ट्स वाले अगर ये कहे चाहेंगे कि उनके पेस के अकॉर्डिंग ही क्लास का लेक्चर चले, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि फिर बाकी के जो 50 स्टूडेंट्स हैं ना, वो यहाँ पर बोर हो जाएंगे, क्योंकि वो चीजें ऑलरेडी पहले से या तो पढ़ चुके हैं या तो उन्हें इजीली समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर लेक्चर मेथड अब देखो थोड़ा सा कोरिलेट करो। आप क्लासरूम में जब लाइव क्लास अटेंड करते हो कॉलेज में, तो वहां पर क्या होगा, टीचर आए एक बार में उन्होंने चीजें समझाई, उसके बाद फिर क्या हुआ, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो एक दो बार और पूछ लिया। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता आप पूरी क्लास हर बार जो है जो भी टीचर है आप उनको बोलते रहो कि सर फिर से रिपीट कर दीजिए, फिर से रिपीट कर दीजिए। ठीक, तो ये चीज तो हो नहीं पाएगी। आप सेम चीज अगर लेक्चर मेथड की बात करें, अब सेम सिनेरियो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अब आप वीडियो देख रहे हो यहीं पर ही एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ऑनलाइन, ठीक है, या मान लो यूट्यूब पर ही वीडियो देख, तो आप उसको कितनी बार भी रिपीट करोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपने पेस के अकॉर्डिंग जो भी आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है और जिस भी स्पीड में आप उसको कवर करना चाहते हो, आप उस स्पीड में उसको कवर कर सकते। ठीक है, तो अब मुझे नहीं लगता कि इससे भी ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। बट फिर भी अगर कोई डाउट हो तो बाद में आप मुझसे पूछ सकते हो। फिर बात करते हैं हम लोग लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की। इस स्टाइल में क्या है, सिमिलर है ये आपकी लेक्चर मेथड, जो लेक्चर मेथड है उसी के तरीके। टीचर यहाँ पर एक्टिव है जैसे लेक्चर मेथड में एक्टिव थे, ठीक, और स्टूडेंट्स यहाँ पर पैसिव हैं, जैसे लेक्चर मेथड में स्टूडेंट्स पैसिव थे वैसे ही यहाँ पर भी पैसिव। ठीक है, उसके अलावा ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये हेल्प करती है स्टूडेंट्स को इम्पोर्टेंट स्किल्स को अडेप्ट करने में या गेन करने में। ठीक, एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हम ले लेते हैं साइंस का। ठीक, साइंस का अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज किया जा रहा है, तो आप में स्किल्स कौन कौन सी डेवलप होंगी, रीजनिंग की स्किल, ऑब्जर्वेशन की स्किल, इंडिपेंडेंट थिंकिंग की स्किल। ठीक है, यहाँ पर जो डेमोन्स्ट्रेशन यूज हो रहा है, ठीक, डेमोन्स्ट्रेशन जैसा कि यहाँ लिखा है, डेमोन्स्ट्रेशन किस तरीके से हो सकता है, चार्ट्स हो, ठीक, पिक्चर्स हो, मॉडल्स हो, ठीक, या एक्सपेरिमेंट्स हो। ठीक है, और डिस्कशन हो सकते हैं जैसे केस स्टडीज वगैरह क्लासरूम में अगर डिस्कशन किया जाए। ठीक, तो यहाँ पर ये सारे डिस्कशन किस चीज को लेकर करें, किसी आइडिया को लेके, किसी कॉन्सेप्ट को लेके। ठीक है, तो वहां पर हम लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज करते
ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स इन कंपैरिजन टू, अगर हम बात करें सिर्फ लेक्चर मेथड की, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़े से एक्टिव होते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं टीचर्स से, और जो भी टीचर ने लेक्चर दिया है, जो भी चीजें समझाई हैं, उनसे उन्होंने क्या समझा है उसका भी कंक्लूजन आफ्टर द लेक्चर टीचर को प्रोवाइड कर सकते। ठीक है, तो ये लेक्चर का डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर हम बात कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की। अब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में जो बेसिक प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, वो एक प्रिंसिपल नहीं है, यहाँ पर दो प्रिंसिपल हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। दूसरा है लर्निंग फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग का मीन्स आप चीजों को जब प्रैक्टिकली कर रहे हो ना, तब आप समझ रहे हो, ठीक है। जब आप उसे प्रैक्टिकली कर रहे हो या फिर रिपीट कर रहे हो, तभी आप उसे समझ पा रहे हो। डेमोन्स्ट्रेशन का मीनिंग तो आप सभी जानते हैं, मीन्स किसी भी चीज को करके दिखाना, ठीक है। किसी भी चीज को आपने करा और फिर उसको दिखाया, फिर उसके बाद। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, ठीक है। इससे बेनिफिट ये होता है कि जो आपके कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो कंप्लीट होते हैं, ठीक। कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स आप सभी लोगों को मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो आगे एक बार हम फिर इसको रिपीट कर देंगे आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कम्युनिकेशन की, तो यहाँ पर वर्बल एक्सप्लेनेशन यूज किया जाता है। और इसका कॉम्बिनेशन किस चीज के साथ किया जाता है, आपके जो भी इक्विपमेंट्स आप यूज कर रहे हो, जो भी आप सेटअप यूज कर रहे हो प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और आइडियाज पर भी ध्यान, मतलब ये भी आप इंक्लूड करते हो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो है साइकिल चलानी है, ठीक है। अब साइकिल तो आपने चला के दिखा दी, ठीक है। अब ब्रेक कब मारना है, ठीक है, और कितनी स्पीड में आप साइकिल चला रहे हो और कितने डिस्टेंस बाद जाके ब्रेक लगना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप जब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में आप नहीं कर पाओगे। हो सकता है ये एग्जांपल अप्रोप्रिएट ना हो, बट आगे भी और भी एग्जांपल मिल जाएंगे, तब आप सही से समझ जाओगे। बट हैं तो हजारों एग्जांपल। उसके अलावा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में ऑडियो विजुअल एक्सप्लेनेशन भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, आप स्प्रिंट कर रहे हो, ठीक, आप स्प्रिंट तो नॉर्मली कर रहे हो, बट इसको हम और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो हमने उसको गेट एनालिसिस उसका कर दिया। आप लोगों ने सुना होगा ये वो, ठीक है। और आप में से अगर कोई नहीं भी जानता है गेट एनालिसिस, तो अब उसके लिए क्या है, ये नई चीज है। अब गेट एनालिसिस हमें किसी को समझाना है, जैसे आप में से कई लोग नहीं जानते हो, तो गेट एनालिसिस क्या होता है मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्प्रिंट का लिया, ठीक। एक पर्टिकुलर टाइम फेज में बॉडी का कुछ मूवमेंट होगा, फिर अगले टाइम फेज में बॉडी का जो मूवमेंट चल रहा है वो कोई और मूवमेंट हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने इसको 12 फेजेस में डिवाइड कर लिया, ठीक है। और हर फेज में हम उसको स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है। लेमैन को अगर हम समझा रहे हैं, जिसे नहीं मालूम है उसके बारे में, तो बेसिक हमने उसे आइडिया दिया, बट हम उसे यहाँ पे ऑडियो विजुअल का हमने यूज कर लिया, ठीक है। ये मैंने ये एग्जांपल इसलिए इंक्लूड इसमें कर रहा हूँ ताकि आप समझ सके। बट हो सकता है आप में से कई लोगों को ये बाउंस हो जाएगा, बट एग्जाम्पल आप लोग जब बुक पढ़ोगे तो और भी कई सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको।
ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल हम एक दूसरा एग्जाम्पल अगर ले लें, आप बॉक्सिंग की क्लास में गए, ठीक, आप सभी बिगनर हो, बॉक्सिंग की क्लास में आप गए, और ऐसा तो है नहीं कि आप डायरेक्टली बॉक्सिंग करने लगते हो। कोच आपको पहले डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि पंच कैसे बनाना है, ठीक है, पंच बनेगा तो किस तरीके से बनेगा, थंब जो है अंदर नहीं रहेगा या इस तरीके से नहीं बनेगा, हमेशा पंच जब भी रहेगा, आप पंच बनाओगे तो थंब हमेशा बाहर रहेगा, कुछ इस तरीके से थंब रहना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं आपके कोच, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में अब आप लोगों को ज्यादा कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बाकी जब आप लोग बुक्स या नोट्स पढ़ोगे तो आप लोग इजीली समझ जाओगे। फिर बात करें हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ठीक है। अब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या एडवांटेजेस हैं आपके, आप यहाँ पर जो भी चीजों को समझा रहे हो, वो जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो भी आइडियाज हैं, वो आप बहुत ही इफेक्टिव तरीके से समझा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो भी वर्चुअल कॉन्सेप्ट्स है ना, उनको भी आप इजीली समझा सकते हो, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने बात करी गेट एनालिसिस की, रनिंग का मैंने गेट एनालिसिस कर लिया, आप स्प्रिंट कर रहे हो, ठीक, उसका गेट एनालिसिस कर लिया। अब टाइम फेज ऑलरेडी इतना छोटा है कि आपको पॉज तो नहीं किया जा सकता, ठीक है। आप दौड़ रहे हो, अचानक तो आपको पॉज नहीं कर सकते, एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम फेज पर क्या चीज चल रही होगी उसको हमने इमेजिन किया, और फिर उसके बाद यहाँ पर उसको प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो फिर उसके अलावा ये जो टीचिंग मेथड है, ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स, कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड है, उनको अचीव करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट जो है फिजिकली और मेंटली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में लेके आओगे तो स्कोर मिल जाएगा तुम्हें। मगर इसके अलावा बुक्स भी पढ़ बुक्स और नोट्स जो भी प्रोवाइड किए जाते हैं आपको, वो भी पढ़ के जाना, ठीक है। खाली ये नहीं कि बस ये वीडियो लेक्चर आप लोगों ने देख लिया और उसके बाद बस आएगा तो बस इसी से आएगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। बट एक ये सारे वीडियोस आपको एक बेसिक ओवरव्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, पढ़ना आपको तो खुद ही है, जैसे सभी पढ़ते हैं। फिर डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, तो जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका, वो यही है कि यहाँ पर बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज मिलती है स्टूडेंट्स को कि वो एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, ठीक है। तो आपको ये अब क्लियर हो गया होगा कि जो आपका ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है वो क्या है और किस तरीके से काम करता है। फिर अब हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कमांड मेथड। आप सभी लोग इसके बारे में अच्छे से जानते हो, ठीक है, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कमांड मेथड। यहाँ पर क्या है, इस कमांड मेथड में सबसे ज्यादा संभावना रहती है कि जो भी आपको टास्क दिया गया है ना, ठीक, वो डेडलाइन पर पहुंचने से पहले या डेडलाइन आते आते कंप्लीट हो जाता है। आपको कोई भी टास्क दिया गया, वो आप इजीली कंप्लीट कर लेते हो डेडलाइन आने से पहले, या फिर डेडलाइन के आप काफी नजदीक पहुंच गए हो तब तक, इसमें चीजें लेट नहीं होती, ठीक है, ऐसी संभावना ज्यादा रहती है इसमें। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि टीचर्स हर समय क्लास का इंचार्ज होते हैं, मेन अथॉरिटी होते हैं टीचर, ठीक, मेन अथॉरिटी होते हैं आपके टीचर्स। फिर
यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि जो भी आप लेसन पढ़ रहे हो या जो भी लर्निंग आप गेन कर रहे हो, ठीक है, वो प्लान के अकॉर्डिंग जा रही। फिर उसके बाद वही चीज रिपीट हो गया है ये पॉइंट, कि यहाँ पर जो फंडामेंटल करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके पूरे हो जाते, मगर यहाँ पर एक चीज और है, जो स्टूडेंट की कैपेसिटी होती है ना इंडिपेंडेंट थॉट की, यहाँ पर उसकी कोई गारंटी नहीं होती। ओके। फिर अगर क्लासरूम में कोई प्रॉब्लम आती है ना तो उसे डिसिप्लिन से सॉल्व कर लिया जाता है। विद द हेल्प ऑफ डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर लिया जाता है कमांड मेथड के थ्रू। उसके अलावा जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्किल्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि डिस्कस थ्रो हो गया, जेवलिन थ्रो हो गया, शॉर्ट पुट हो गया, ठीक है, एडवेंचर स्पोर्ट्स हो गया आपके, जहां पर टीचर्स को ध्यान रखना पड़ता है स्टूडेंट्स या एथलीट्स की सेफ्टी का, तो वहां पर कमांड मेथड बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, जो भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो उससे क्या है कि सेफ्टी का भी काफी ध्यान रखा जा सकता है। आप और कोई मेथड ना इस टाइप की एक्टिविटीज में अप्लाई करोगे तो स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है वो इंजर्ड हो जाए। समझो आप लोग। अब आप लोग आगे जैसे ही बढ़ोगे, या हो सकता है आपको कई आइडियाज आगे होंगे कि आप कहाँ कौन कौन से ऐसे कॉमन एग्जाम्पल हैं जहां पर कमांड मेथड यूज किया जाएगा। फिर उसके अलावा अगर हम चलें यहाँ पर, ये आपको प्रोवाइड करता है एक्यूरेसी और प्रिसीजन के साथ में, मीन्स सटीकता के, आपको सटीकता के साथ में कोई भी काम अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, उसमें ही आपको हेल्प करेगा। ठीक है, और स्पेशली कब, जब सिंक्रोनाइज्ड परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट हो या कोई ऐसा काम कर रहे हो जहां पर आपको सिंक्रोनाइज्ड परफॉर्मेंस चाहिए। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि कमांड मेथड क्या है, आप ऑलरेडी उसे जानते हो। बस वही चीज यहाँ पर पॉइंट्स में ही लिख दी गई। फिर बात करें हम एडवांटेजेस। अब एडवांटेज में क्या है ना, अब यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर होते हैं ना वो क्लैरिफाई कर देते हैं जो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ध्यान रखने होते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्किल को जब सिखाया जा रहा हो। ठीक है, और साथ ही साथ एक डेमोन्स्ट्रेशन की अगर जरूरत होती है तो जो भी इसके लिए जो भी टास्क दिया जा रहा है उसका एक प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन भी पहले ही आपको दे दिया जाता है। फिर उसके अलावा डेमोन्स्ट्रेशन स्टूडेंट्स को हेल्प करता है कि उनकी जो भी गलतियां हो रही हैं, ठीक है, उसको वो सही कर सके। जो भी स्किल वो परफॉर्म कर रहे हैं अगर उसमें कुछ एरर आ रहा है तो डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू स्टूडेंट्स अपनी गलतियों को सही कर सके, और जो भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ध्यान रखने होते हैं किसी भी टास्क को करते समय तो उसको वो परफॉर्म कर सके। ठीक, कुछ कुछ चीजें होती हैं, आप कोई भी स्किल आपको दे दी जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो ध्यान में रखना पड़ता है आपको। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है बैक रोल कर रहे हो, या बैक रोल भी छोड़ो, आप जूडो की प्रैक्टिस कर रहे हो और आपका कलीग आपको थ्रो कर रहा है ग्राउंड पे। ठीक, अब थ्रो कर रहा है तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि जब भी थ्रो आपको किया जा रहा है तो आपको अपना सिर ग्राउंड से टकराने से बचाना है। ठीक, क्योंकि अगर सिर ग्राउंड से टकराया तो आपको बहुत ही सीवियर इंजरी होगी। अगर हार्ड सरफेस पे गलती से भी किसी ने थ्रो कर दिया, या इवन मैट पर भी आप अगर कर रहे हो एज अ बिगनर, तो भी आपको अपना सिर काफी बचाना है, नहीं तो आप इंजर्ड हो जाओगे।
ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस पॉइंट का क्या मतलब है। उसके अलावा इंस्ट्रक्टर पूरी जो क्लास है या जो भी सेशन है उसे स्टेप बाय स्टेप टास्क देके कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एज अ बिगनर चले गए जूडो की प्रैक्टिस पे, तो ऐसा नहीं है कि आपको पहले ही दिन जो है सीधे थ्रो खाने को दे दिया जाएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताए जाएंगी कि पहले स्टेप में आपको ये इस चीज की प्रैक्टिस करनी है, दूसरे स्टेप में आपको इसकी करनी है। वो भी ऐसा नहीं जाते जाते आप स्टार्ट कर लिए, पहला स्टेप आपका वार्म अप हो गया, जनरल वार्म अप हो गया, ठीक, दूसरा स्टेप आपका स्पेसिफिक वार्म अप हो गया, उसके बाद कोई और बेसिक स्किल आई। ठीक, इस तरीके से क्या है, पूरा सीक्वेंस है, सेट ऑफ टास्क है। ठीक, हर एक स्टेप पे आपको उसको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना। ठीक है, तो अब इन दोनों पॉइंट्स में आपको कोई अब कंफ्यूजन नहीं होगी, बट फिर भी अगर हो तो आप हमसे बाद में भी पूछ सकते हो। फिर उसके बाद जब आप चीजों को अच्छे से समझ जाते हो और सही तरीके से करने लगते हो, ठीक है, फिर आप चीजों को जो टुकड़ों में तोड़ा गया उसको आप अरेंज कर सकते हो। टाइमिंग का भी यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आप जो है खड़े होके रोलिंग कर रहे हो, ठीक है, खड़े होके रोलिंग कर रहे हो या फॉल कर रहे हो या और भी अच्छा एग्जांपल अगर यहाँ पर दिया जाए तो आप कर रहे हो यहाँ पर साइड रोल। अब साइड रोल कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइमिंग पर हमें सिर को ग्राउंड पर टच करना है और फिर रोल करके आगे बढ़ना। ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कोई भी टास्क दे दिया गया तो बस एक बार स्टूडेंट्स ने उसको कर लिया, स्टूडेंट्स उस सेम टास्क को कई बार रिपीट करते हैं। और कई बार अगर टीचर्स टीचर्स या कोचेस को लगता है कि टास्क को जो टाइम लिमिट है उसे और एक्सपेंड करना चाहिए तो वो और एक्सपेंड कर देते हैं ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो लेसन का स्ट्रक्चर होता है वो हाईली रेगुलेटेड होता है, मतलब हाईली कंट्रोल्ड होता है बाय टीचर्स। ठीक, जो भी लेसन है या जो भी क्लास चल रही है वो टीचर्स के थ्रू काफी कंट्रोल में रहती है ताकि क्लास पर पूरा कंट्रोल रहे। ठीक है, ये नहीं कि जैसे ही कंट्रोल छूटा कोई बच्चा इधर भाग रहा है, कोई बच्चा उधर भाग रहा है, कोई कुछ और ही खेल रहा है। ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर हम एक स्पोर्ट्स क्लास की बात करें तो स्पोर्ट्स क्लास में क्या होगा, कुछ पर्टिकुलर चीज एक पीरियड में कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स ही सिखाई जा रही हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर स्टूडेंट अपना सब कुछ अलग अलग कर रहा है। फिर बात करते हैं हम लोग डिसएडवांटेजेस की, है ना। अब डिसएडवांटेजेस में क्या आ गया, डिसएडवांटेजेस में पहला डिसएडवांटेज यहाँ पर ये होता है कि जो मिसकम्युनिकेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक, जिसकी वजह से मतलब जो भी स्टूडेंट लेसन सीख रहे हैं उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा एरर हो, जो भी चीज उनकी लर्निंग हो रही हो सकता है वो उतनी इफेक्टिव ना हो। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आप गए बॉक्सिंग की क्लास में एज अ बिगिनर, अब उन्होंने आपको बेसिक वार्म अप के लिए बोला, आपने वार्म अप कर लिया, बट आप वार्म अप तो करते जा रहे हो, आपको उसका पर्पस ही नहीं पता है क्यों करना है हमें, और आप ना ही पूछ रहे हो या फिर उतना जो है चीजें नहीं पता चल पा रही हैं। आपको तो टीचर ने बोल दिया बट आपके जो कलीग्स हैं वो भी उसको अच्छे से नहीं जानते हैं कि पर्पस उसका क्या है, तो उन्होंने कुछ और ही पर्पस आपको बता दिया। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हुआ।
आपको जिससे पूछना चाहिए था आप उनसे नहीं पूछ पाए क्लास के समय। तो ये था फर्स्ट पॉइंट हमारा। फिर दूसरा पॉइंट क्या था, यहाँ पर एक जो ड्रॉबैक आ रहा है दूसरा वाला, वो ये है कि सभी को सेम स्किल्स आती हैं, ठीक है, और सभी का सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा एज्यूम करके चीजें बताई जाती हैं, या जो भी स्किल है उसके बारे में नॉलेज शेयर करी जाती है, जिसकी वजह से जो पर्सनल इम्प्रूवमेंट होना होता है वो उतना नहीं हो पाता है जितना कि अगर इसको ध्यान में रखते हुए ये ध्यान में रखा जाए कि लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स का क्या है और स्टूडेंट्स को क्या क्या स्किल्स मालूम। ठीक है, मींस सभी को, एक जितने भी स्टूडेंट हैं पूरी क्लास में, सबको यही समझा जाता है कि सबको जो भी स्किल्स मालूम होनी चाहिए वो सभी को मालूम है, और सभी का जो भी समझने का लेवल है वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका एक ड्रॉबैक है। उसके अलावा स्टूडेंट्स अपनी क्रिएटिविटी को यूज नहीं कर पाते हैं यहाँ पर, ठीक, कमांड मेथड में। फिर उसके बाद क्या है, सेल्फ स्टीम का भी कमी होती है यहाँ, मतलब सेल्फ स्टीम पर भी आपके इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि मोटिवेशन में भी इशू आ सकता है और सोशल इंटरेक्शन में भी इशू आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कमांड मेथड में आपको जो टास्क दिया गया सिर्फ आप वही परफॉर्म करो। ठीक है, आप इधर उधर कुछ भी अपने तरीके से कुछ भी यूज नहीं कर सकते हो, तो आपके सेल्फ स्टीम पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। मीन्स आपके आत्मविश्वास पर भी फर्क पड़ सकता है, और आप क्या सोच रहे हो या आपका मोटिवेशन लेवल क्या है उस पर भी फर्क पड़ेगा। फिर उसके अलावा एक जो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि इसके बारे में जो नेगेटिव अवधारणाएं हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, वो भी क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि इसको हर डिसिप्लिन में जितने भी एरियाज है एजुकेशन के उसमें इसको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, और इसका कॉमन एग्जांपल अगर देखा जाए तो आप सभी लोगों ने स्कूल में देखा होगा, ठीक, स्कूल्स में आप लोगों ने देखा होगा कि हर टीचर कमांड मेथड का यूज करते हैं। आप अभी भी करते हैं, और जब आप लोग, हम सभी लोग जब पढ़ते थे तब भी कमांड मेथड्स का यूज होता था, बट उतना नहीं होता था। बट स्पोर्ट्स में होता है, जब स्पेशली अगर हम बात करें बिगनर्स बिगनर्स को, अगर हम स्पोर्ट्स की क्लास प्रोवाइड करें या फिजिकल एक्टिविटी की क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहां पर हम कमांड मेथड्स का यूज करते हैं। ठीक है, और बाकी चीजें आप लोग अच्छे से समझ जाओगे जब आप नोट्स पढ़ोगे, बुक्स या जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इमिटेशन मेथड बारे में। ठीक है, अब इमिटेशन मेथड में क्या है, पहली चीज तो ये स्कूल एज चिल्ड्रन के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। ठीक है, और स्कूल एज चिल्ड्रन में वो भी कहाँ पे, स्पेशली फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें अपने फील्ड में, क्योंकि बच्चों को क्या है, बच्चों को तो कुछ आता ही नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं और फिर सीख रहे हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। और हाँ, दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, जब बच्चे कॉपी करके सीख रहे हैं ना, तो उन क्या डेवलप हो रही है, उनकी स्किल। ठीक है, और क्योंकि उन्हें कॉपी करके सीखना है, कॉपी करके ही जो भी चीजें कर रहे हो कॉपी ही कर रहे हैं वो और फिर सीख रहे हैं, तो क्या है ना, उनमें भी एक समझ डेवलप हो रही, और उनको समझने में भी ये आसान होता है कि आखिर हमें करना क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम बात करें फिजिकल एजुकेशन की क्लास, अगर हम छोटे बच्चों की लें,
क्लास फर्स्ट के बच्चे हो गए, ठीक है। तो अब उनको क्या है कि भाई हम लोग जो जिस लेवल पे स्पोर्ट्स खेल के आए हैं या खेलते हैं वो वैसे तो नहीं खेल सकते। आप उन्हें क्या है, को अब आपने कोई भी एक स्टेप बताया वो उसे रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने पुशअप मारा, ठीक। अब उन्हें तो मालूम नहीं, वो भी आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। या आपने स्क्वाट्स करी, तो उन्होंने भी कॉपी करने में स्क्वाट्स करी, फिर उसमें भी कई एरर्स होंगे, उसे आप इम्प्रूव करोगे। तो ये क्या है, इमिटेशन मेथड है, मींस कॉपी कर रहे हो, ठीक है। और वैसे भी इंडियंस तो कॉपी करने में माहिर होते ही हैं। उसके अलावा यहाँ पर यही पॉइंट ही लिखा हुआ है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे, ये जो मेथड है ना, ये जो बच्चे ऑटिज्म से पीड़ित होते हैं उनको सबसे ज्यादा इस मेथड से सीखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। क्योंकि वो जो है इतना अटेंशन नहीं दे पाते हैं टीचर्स पर जितना कि नॉर्मल बच्चे देते हैं। तो उनके लिए इमिटेशन मेथड उतना सूटेबल नहीं है, उन्हें लर्निंग में काफी प्रॉब्लम होती है। फिर दूसरी चीज, इमिटेशन मेथड की अगर हम बात करें तो यही है, आती इसमें एक चीज और आ जाती है कि आप कॉपी तो कर रहे हो, ठीक है, मगर कब उसको अप्लाई करना है, ठीक है, और कितना हमें करना है कि हम कोई नई स्किल को समझ सके या नई स्किल को हम अडेप्ट कर सके। फिर उसके बाद अगर हम बात करें डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की, तो ये जो है रियल वर्ल्ड सिचुएशन की जो प्रॉब्लम होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए काफी अच्छा रहता है, मतलब काफी अच्छा माना जाता है या काफी हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं बस यही आपको ध्यान में रखने हैं, बाकी तो आपको नोट्स में मिल ही जाना है या बुक पढ़ोगे तो आप समझ ही जाओगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं होल मेथड की। होल मेथड में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझ जाओगे। आपको बोला जाए स्प्रिंट करो, ठीक, या भागो, तो आप क्या करोगे, सीधा भागना स्टार्ट कर दो, ठीक। या नहीं भी फर्स्ट टाइम भी आपको नहीं मालूम होगा तो कि कहीं ना कहीं तो आपने देखा होगा ना कि कोई भाग रहा है, तो आप भी क्या कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, भाग। तो होल मेथड में क्या है कि ओवरऑल पूरी स्किल को डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करी जाती है। जैसा कि बात कर रहे थे अपन लोग स्प्रिंट की, तो स्प्रिंट में क्या है, आपको बता दिए कि स्प्रिंट क्या है, किस तरीके से करनी है, ठीक है, कि कैसी हमें स्प्राइट खोलनी है, फिर हमें स्प्रिंट करनी है, एक बार बता दिया गया। उसके बाद आपको सिर्फ स्प्रिंट करना है, ठीक है। तो यही चीज है आपके होल मेथड, पूरी की पूरी स्किल को जो है डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है और उसके बाद आप उसे कंटिन्यू करते हो, ठीक है। ये हेल्प करता है लर्नर्स की एबिलिटी को, उसकी स्किल्स को इम्प्रूव करने में, और जो भी टाइमिंग लग रही है उसको सुधारने में, और जो भी फाइनल आउटपुट आ रहा है उसको इम्प्रूव करने में, ठीक। ये हेल्पफुल है क्विक स्किल्स पर काम करने में या उनको डेवलप करने में जो कि डिफिकल्ट होती हैं। अगर हम उन स्किल्स को टुकड़ों में बांटें उसके बाद करें तो वो काफी डिफिकल्ट हो जाएंगी। ऐसी स्किल्स जिनको हम टुकड़ों में बांट करके फिर हम उन पर काम करते हैं, ठीक है, तो वो उसे और कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जेवलिन थ्रो की बात करें, ठीक,
तो आप स्प्रिंट जब करते हो उसके बाद क्या है, क्विकली एंड लाइन पर आते ही उसे थ्रो करके आगे निकल जाते हो, ना कि रुक के कोई और मतलब कोई और पोस्चर बनाते हो या किसी दूसरे पार्ट में काम करो। ठीक है। और एक चीज का खास ध्यान रखना है, जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है ना कि ज्यादा देर तक वो फोकस होके काम नहीं कर पाते हैं, या फिर जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डेंजरस स्किल्स को परफॉर्म कर रहे होते हैं, उन्हें ये यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें रॉक क्लाइंबिंग की, तो रॉक क्लाइंबिंग अगर आप सिखा रहे हो किसी को, तो वहां पर आप होल मेथड यूज नहीं करो। ठीक है। अब हम बात करेंगे पार्ट मेथड की। आप सभी लोग जानते हो पार्ट मेथड में क्या है, कोई भी स्किल है उसको पार्ट्स में हमने तोड़ दिया है। ठीक, पार्ट्स में तोड़ दिया, उसको हमने अच्छे से समझा, प्रैक्टिस करी उसकी, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट को हमने लिया, उसकी प्रैक्टिस करी, फिर हम थर्ड पार्ट को लेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से हम चीजों को करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली ये कब अप्लाई किया जाता है, जब कॉम्प्लेक्स और सीक्वेंशियल स्किल्स की अगर हम बात करें। एग्जांपल, आप जो है लॉन टेनिस में सर्विस की बात करें। ठीक, एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया हमने लॉन टेनिस की सर्विस। अब वहां पे क्या किया हमने, उसको पार्ट्स में डिवाइड किया और फिर प्रैक्टिस करी उसकी, और फिर उसके बाद वापस उसको कंबाइन कर दिया। ठीक है। तो और हाँ, एक चीज और जिसका आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ना जो आपकी काइनेस्थेटिक अवेयरनेस होती है वो काफी कम हो जाती है इसमें। अब काइनेस्थेटिक अवेयरनेस क्या होती है, इसके बारे में हम लोग आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है। बट हाँ, आप में से कई लोगों को मालूम होगा। मीन्स आप फॉर एग्जांपल, चलो अगर हम यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल ही ले लेते हैं। आप पंच कर रहे हो या बाइसेप कर्ल कर रहे हो। ठीक, सबसे बेस्ट बाइसेप कर्ल आप कर रहे हो जिम में। अब आप क्या कर रहे हो कि बाइसेप कर्ल तो करते जा रहे हो, बट आप साथ में ये भी फील करते जा रहे हो कि कौन सी मसल हमारी काम कर रही है, कौन सी मसल एक्टिवेट है। ठीक, और एक्टिवेट तो है ही मसल, कौन सी मसल प्राइमरी मूवर है और कौन सी मसल सेकेंडरी मूवर। ठीक, कितनी वो एक्टिवेट हुई है और कितनी वो एक्टिवेट नहीं है। ठीक, कौन सी मसल सिनर्जिस्ट है और कौन सी मसल जो है एंटागोनिस्ट है। ठीक, और वो सिनर्जिस्ट और एंटागोनिस्ट का रोल किस पर्टिकुलर मोमेंट पर प्ले कर रही। ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका काइनेस्थेटिक अवेयरनेस हो गया। बट फिर भी अगर इस एग्जांपल से नहीं समझ में आया हो तो बाद में पूछ लेना, बता दूंगा मैं। तो पार्ट मेथड भी अब आपका हो गया है। अब बात करते हैं होल पार्ट होल मेथड की। यहाँ पर क्या होता है, पहले तो एंटायर जो भी स्किल है, जो भी पूरी की पूरी स्किल है, उसको डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करी जाती है। ठीक, फिर उसके बाद जो स्किल आपको बताई गई है उसको डिसअसेंबल कर दिया जाता है, उसके अलग अलग टुकड़ों में उसको बांट दिया गया। ठीक, तोड़ के एक एक स्किल थी, उसको फिर अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया गया, फिर उसके बाद उसकी फिर से प्रैक्टिस करी गई। ठीक है। कब तक करी जाती है, जब तक कि हर एक स्किल आपकी परफेक्ट ना हो। और फिर फाइनली जब ये काम हो जाता है, उसके बाद वापस उसको असेंबल कर दी जाती है। मींस फिर वापस कंबाइन करके वो ओवरऑल एक ही स्किल में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर से उसकी प्रैक्टिस करती है। ठीक,
क्योंकि ओवरऑल स्किल ही कॉम्प्लेक्स होती है। उसके बाद उसके पार्ट्स में आप उसको डिवाइड कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स पार्ट्स को। उसके बाद में आप फिर प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, तो ऑलरेडी वो इतनी टफ है, तो इसीलिए उसको हमने डिसअसेंबल करके टुकड़ों में बांटा, और फिर टुकड़ों में बांटने के बाद में वापस उसको असेंबल कर लिया। ठीक है, तो जो भी हमें कॉम्प्लेक्स स्किल्स सीखनी होती हैं, तो उसमें ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड है। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम मान लें स्विमिंग का, तो स्विमिंग में क्या है, स्विमिंग में यही होता ही है कि आप गए एज अ बिगनर, आपने कोशिश करा, फिर पता चलता है कि आपकी वीक क्या आपकी वीकनेस है, फिर आप उस पर काम करते हो। ठीक है, और किन स्किल्स पर ज्यादा ध्यान देना है और किन स्किल्स को अच्छा करके रखना है। ऐसा नहीं कि ज्यादा ध्यान दिया तो बाकी की जो स्किल्स आपकी अच्छी थी वो खराब होने लगी। सब पर काम करना होता है इक्वली, बट प्रायोरिटी उन पर ज्यादा दी जाती है जो बहुत ही ज्यादा वीक हो। ठीक है, तो अब आपको होल मेथड भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोग्रेसिव पार्ट मेथड की। इसको हम लोग चेन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि हर एक स्किल, जो एक स्किल थी उसके कई कंपोनेंट कर लिए, फिर उसके बाद उसकी हमने प्रैक्टिस करी। बट इसमें भी क्या होता है ना कि टुकड़े तो कर लिए, उसके बावजूद उसको हम और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ठीक है, फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं। इसका एग्जांपल अगर हम लें तो ट्रिपल जंप। बिगनर को कोई बिगनर अगर ट्रिपल जंप करने जाएगा तो ऐसे ही नहीं डायरेक्टली ट्रिपल जंप करने लगेगा। पहले उसे जंप करना आना चाहिए, उसके बाद धीमे धीमे प्रोग्रेशन करेंगे। ठीक है, और इसका बेनिफिट एक और भी हो, इसका एक अच्छा कह सकते हो एक प्लस पॉइंट है या फिर एडवांटेज बोल लो। इसमें जो लर्नर्स हैं या एथलीट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी वीकनेस के बारे में पता होता है, और वो उस पर काम भी करते हैं और उसके ऑल्टरनेटिव्स भी ढूंढते हैं। ठीक है, जिससे कि वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। तो ये पार्ट मेथड आपका जो था प्रोग्रेसिव पार्ट मेथड, या जिसे हम चेन मेथड भी बोलते हैं, ये भी कंप्लीट हो गया है। बाकी की चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा ज्यादा ही लंबा हो गया होगा और आप लोगों को नींद भी आने लगी होगी। तो हम लोग अगले अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय, हैव फन।